Okay, look at this next chapter. We are done with two chapters. One is introduction on strategic cost management, and the another chapter was emerging cost concepts. Okay, both were theory chapters, and now let us begin with practical one. This chapter is known as activity based costing, which is in short known as ABC analysis. ABC analysis means ABC cost. ABC is activity based costing. See, what is ABC? ABC is activity based costing, based on your activities that are required to produce a product. Okay, what cost is incurred in each of these activities is calculated with the help of this method, is which is known as activity based costing. So basically it is a system for assigning the cost. Assigning means to divide the cost for different activities which are required to produce a product, to make the product into final commodity, to convert the raw material from finished product, what all activities a product has to pass by, go through. Okay, so you have to divide the cost accordingly. And what drives the cost is very important. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, व्हाट ड्राइव्स द कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप कॉस्ट को निकालने के लिए उसका बेस क्या लेते हो. जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, ये स्टॉक कितने का है, तो आप स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करते हो ना. जब आप किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हो तो सामने वाले से आप पूछते हो कि ये कितने में पड़ेगा मुझे, इसका खर्चा क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है. तो सामने वाला अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करके बताता है ना कि मुझे ये प्रोडक्ट कितने में पड़ा और मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए. तो स्टॉक की वैल्यू कैसे करते हैं लोग, बिजनेसमैन स्टॉक को वैल्यू कैसे करते हैं, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, उसका एक्सपेंस बनाने का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ओके, सो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर है ना, जो एक्टिविटी इस्तेमाल होती है, यूज होती है ना, उसका अलग अलग खर्चा होता है. उन खर्चों को असाइन करना, डिवाइड करके देना. So activity based costing is a system for assigning the cost to the product based on the activities they require. मतलब उनको जितनी एक्टिविटीज, जितने प्रोसेसेस में से पास होना पड़ता है ना, तो हर प्रोसेस का, हर एक्टिविटी का अपना खर्चा होता है. जैसे एग्जांपल ले लो आप, एक एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है. उस शर्ट बनाने की फैक्ट्री में आप जब भी स्टिच करते हो तो उसका खर्चा अलग है. जब भी उसको डाई करने जाते हो उसका खर्चा अलग होता है. जब उसको फिनिशिंग करने जाते हैं उसका खर्चा अलग होता है. जब उसको पैकिंग करने जाते हैं तो पैकिंग मटेरियल का खर्चा अलग होता है. सो हर एक एक्टिविटी में प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग होती है. ठीक है ना. इन दीज एक्टिविटीज, इन दिस केस, एक्टिविटीज मीन्स रेगुलर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इनसाइड अ कंपनी. जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, स्टिचिंग, डाइंग, एंड देन उसके ऊपर फिनिशिंग करना, पैकिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो कंपनी में चल रही हैं. रेगुलर एक्शंस, रेगुलर एक्टिविटीज हैं ये, जो कंपनी परफॉर्म करती है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए. अ कंपनी कैन यूज द रिजल्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट डेटा. मतलब आप ये रिजल्टिंग एक्टिविटी भी यूज कर सकते हो कॉस्ट डेटा के लिए, जो कॉस्ट डेटा पे बेस्ड होती है ना, वो रिजल्टिंग एक्टिविटी भी यूज कर सकते हो. रिजल्टिंग एक्टिविटी मतलब कि जिससे पता चले कि मैंने प्रोडक्ट के ऊपर कैसे फिनिशिंग लाई थी, मतलब कितनी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, वो बाद में पता चलता है ना. जब आप रिजल्ट निकालने लगते हो तब पता चलता है कि मुझे अपने अपने कॉस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तो वो रिजल्टिंग एक्टिविटी से पता चलता है. ठीक है. जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको फीडबैक लेने के लिए लोगों को यूज करने के लिए दिया, तो रिजल्टिंग एक्टिविटी, उसमें भी तो खर्चा आएगा ना. जैसे आप फ्री फ्री पैम्फलेट्स बांटते हो, फ्री प्रोडक्ट्स बांटते हो. आजकल देखा है आपने कॉस्मेटिक्स में कैसे होता है, छोटे छोटे, जैसे आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, फेस की क्रीम बना रहे हो, तो एक छोटा सा आपने सैचेट बना लिया और वो ना आप लोगों को फ्री में दे रहे हो, यूज करके देखो, अच्छा लग रहा है. तो लोगों को अगर 2 बार यूज करने में अच्छा लगेगा तो वो तो खरीदेंगे ही ना. कहेंगे वाह ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, ये तो खरीदना चाहिए. तो आपका प्रोडक्ट ऐसे तो बिकेगा. तो आपने जो छोटे छोटे सैचेट बनाए थे,
उसको आप उसके ऊपर भी तो आपका खर्चा हो रहा है, उसका भी तो कॉस्ट है, तो कंपनी उसके ऊपर भी कॉस्ट इनकर करती है सो दैट उनका इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए कि आगे कंपनी को इस प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट लानी है। देखो लिखा हुआ है टू डिटरमाइन वेयर टू फोकस देयर ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स, मतलब इसी प्रोडक्ट को और आगे इम्प्रूव करना है कि इसको प्रोडक्ट को छोड़ के अभी ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी लोगों को अच्छा लग रहा है, तो और क्या नया हम लोग प्रोडक्ट बनाकर लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब एक्टिविटीज पे फोकस करता है। इट फोकसेस ऑन ऑल द एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। ओके, सो ये देखो इसमें ना स्टेप्स दिए हुए हैं, वो स्टेप्स तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खैर अभी स्टेप्स तो हम जब सम करते हैं ना, तो सम के हिसाब से वो थोड़ा बहुत तो हमको आगे पीछे करना ही पड़ता है अपने हिसाब से। ठीक है, फिर भी जो दिया हुआ है वो देखो। एक्टिविटी पूल कॉस्ट, पहले तो आप देखो कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट कितना है, 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख, पहले तो उसकी टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल खर्चा निकालो उसका। ठीक है, एक्टिविटी पूल कॉस्ट बोलते हैं उसको, पूल मतलब एक साथ। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर, अभी कौन उस खर्चे को ड्राइव कर रहा है, कॉस्ट ड्राइवर कौन सा ऐसा मेन खर्चा है जिसकी वजह से वो खर्चा हो रहा है। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अभी जैसे आप मशीन चला रहे हो, तो मशीन के पीछे कौन सा ड्राइवर क्या है आपका, कौन सा खर्चा चल रहा है, मशीन खर्चा थोड़ी है। मशीन जो यूज हो रही है उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है ना, सो कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, वो होता है आपका कॉस्ट ड्राइवर। नेक्स्ट होता है ड्राइवर रेट्स, मतलब पर रेट क्या है उसका। इलेक्ट्रिसिटी होती है हाउस पॉइंट्स पे होती है, तो हाउस पॉइंट्स का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, वो किलोवाट्स में दिया होता है, हॉर्स पावर जैसे मशीन्स का हॉर्स पावर होता है ना, उस वो किलोवाट्स में दिया होता है। तो ड्राइवर का रेट निकालना है आपको, रेट मतलब पर पर किलोमीटर का कितना और पर हॉर्स पावर का कितना, ऐसा आपको रेट निकालना पड़ता है, वो दिया रहता है, डोंट वरी। अप्लाई टू द प्रोडक्ट, फोर्थ स्टेप होता है प्रोडक्ट पे लगाओ, मतलब अब देखो आपने कितने प्रोडक्ट्स बनाए थे और टोटल खर्चा कितना आया एक एक प्रोडक्ट पे। एक अप्लाई टू द प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा। ठीक है ना, अब क्या एडवांटेजेस है अगर हम ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, थोड़ा ना टिपिकल है, मतलब आपको ना समझना पड़ेगा, इसके सम्स है ना थोड़े टिपिकल है। अब आप देखोगे ना इसके सम्स, देखो आप क्वेश्चन ही देखो कितना बड़ा है। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, पहले तो उन्होंने खर्चे बता दिए, टोटल कॉस्ट बता दी। अब टोटल कॉस्ट किस किस क्या ड्राइव क्या कर रहा है इनको, वो भी बता दिया। अच्छा, सेकेंड स्टेप भी बता दिया। ड्राइव पर रेट वो नहीं दिया हुआ, वो ढूंढना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ड्राइव रेट निकालना है, ये देखो कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट, यही तो निकालना है, जो उनको ड्राइव कर रहा है उसका पर रेट क्या है वो निकालना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने वो पूछा है। ठीक है, अप्लाई टू द प्रोडक्ट तो पूछा ही नहीं है, तो पूछा ही नहीं है तो लगाना ही नहीं है, इसलिए मैंने पूछा, इसलिए मैंने बोला स्टेप्स। स्टेप्स तो वो जो क्वेश्चन में पूछेगा वो करेंगे ना, स्टेप्स क्यों फॉलो करने हैं यहाँ। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन, मतलब मेरे बोलने का मतलब है थोड़ा टिपिकल है, ध्यान देना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया, ये फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है। ठीक है ना, अभी एडवांटेजेस देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं। हेल्प्स टू प्राइस योर प्रोडक्ट करेक्टली, आपने एक बार कॉस्ट ड्राइवर का रेट डिसाइड कर लिया, कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड कर लिया, उसका रेट निकाल लिया, तो आपको पता चल जाएगा एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है तो मुझे सेलिंग प्राइस इतनी रखनी चाहिए, सो दैट आई कैन अर्न माई इनफ प्रॉफिट्स। तो मतलब आपकी सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। हेल्प्स टू एनालाइज द होल एक्टिविटी अंडर अ सिचुएशन, एक सिचुएशन में एक सिचुएशन में, जैसे एक सिचुएशन आ गई डीमोनेटाइजेशन, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें लोगों की जॉब्स चले गए, ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे रिसेशन, ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे इन्फ्लेशन। एक पर्टिकुलर कोई भी एक सिचुएशन पकड़ लो आप, इकोनॉमी इकोनॉमी में जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में जो एक्टिविटी, जो प्रोडक्शन करने के लिए जो एक्टिविटी, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए,
कितना प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, कितना कम करूं खर्चा, सो दैट लोगों को अफोर्डेबल हो जाए मेरा ये प्रोडक्ट ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, फ्लड्स आ गए, पैंडेमिक आ गया अभी जैसे कोरोना वायरस, तो लोगों के शॉप्स बंद, घर बंद, सब बंद बंद बंद, मतलब इनकम बंद, देयरफॉर उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हो गई। तो ऐसे केसेस में, ऐसी सिचुएशंस में मेरे प्रोडक्ट की क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो हेल्प करता है एनालाइज करने में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेल्प करता है एनालाइज करने में। नेक्स्ट इज इट हैज टू कम फ्रॉम द शॉप फ्लोर लेवल, मतलब बिल्कुल बेस से आना चाहिए, बेस। शॉप फ्लोर लेवल मतलब बिल्कुल बेस से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी आपको सब डिसाइड करना पड़ता है ना एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो शॉप फ्लोर लेवल से यू हैव टू कम फ्रॉम, एंड कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय ओनली सिटिंग इन बोर्ड रूम। मतलब हम लोग बैठे हैं बोर्ड मीटिंग में और सिर्फ बोले जा रहे हैं, डिसाइड करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, यू हैव टू एक्चुअली एग्जीक्यूट इट। आपको खुद जाकर ये अपना काम शुरुआत करनी पड़ती है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब जाकर ये एबीसी एनालिसिस यूज हो सकता है। सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा, वो ये बोलना चाहते हैं। अनवारंटेड एक्टिविटीज कैन नॉट बी, कैन बी डन अवे विथ। जो आपको लगता है ना कि देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि पता लग सके कि ये एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट के लिए, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रोडक्ट के लिए, इतनी एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए। तो जो अनवारंटेड एक्टिविटीज होंगी ना, वो आप उनको निकाल सकते हो। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हो, हाँ बहुत बढ़िया। इसकी वजह से ही तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है। अब आपको पता है कि फैक्ट्री में ये पर्टिकुलर एक एक्टिविटी चल रही है प्रोडक्ट के ऊपर, फिनिशिंग का काम चल रहा है, चलो एक एक्टिविटी का नाम पकड़ लो फिनिशिंग। तो फिनिशिंग के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो क्यों ना मैं फिनिशिंग के ऊपर मतलब थोड़ा थोड़ा मैं नजर रखूं कि क्यों इतना खर्चा बढ़ रहा है। तो मैंने नोट किया कि जितने लेबरर्स नहीं होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लेबरर्स बैठे हैं फिनिशिंग करने के लिए, तो वेजेस ज़्यादा जा रही हैं और टाइम भी ज़्यादा यूटिलाइज, मतलब टाइम ऑफ कोर्स कम यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लेबरर्स हैं, बट स्टिल वेजेस इतनी ज़्यादा पेमेंट हो रही है कि मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया। Therefore, this cost reduction means wherever you feel a particular activity is incurring more of the cost एंड लेस ऑफ द प्रॉफिट्स, तो आपको क्या करना है उसमें कॉस्ट रिड्यूस करने की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, समझ में आए ये एडवांटेजेस, क्लियर है यहाँ तक? Yes. या ना, Yes, ma'am. ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये ना, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं। क्या पूछा जाता है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन। एबीसी एनालिसिस जो होता है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस, उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। देखो सम्स पे यूज नहीं आता ये, सम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकली जब भी शॉर्ट नोट, जब भी एमसीक्यूज पूछते हैं ना, तो ये तब काम आते हैं। अभी है क्या ये ना इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एबीसी एनालिसिस, जब भी कोई कंपनी एबीसी एनालिसिस करती है ना, तो उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके करती है। मतलब पहले कैटेगरी क्या होती है उनकी? यूनिट लेवल कॉस्टिंग। यूनिट लेवल में क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है, उसकी सर्विस निकाली जाती है कि अगर मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना खर्चा किया और इतनी लोगों को इसके ऊपर इतनी एक्स्ट्रा सर्विसेज दी, तो मेरा खर्चा कितना होगा। कॉस्ट मतलब खर्चा, यूनिट लेवल कॉस्ट। यूनिट मतलब पर यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द आउटपुट, आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो मतलब आपको एक एक यूनिट पे कितना खर्चा इनकर करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिट लेवल कॉस्टिंग। जब वो एनालाइज करते हैं ना, तो उस कैटेगरी को बोला जाता है यूनिट लेवल कॉस्टिंग। नेक्स्ट होता है बैच लेवल कॉस्टिंग। बैच, बैच मतलब आपकी एक पूरी बैच, फाइनेंस की बैच, मार्केटिंग की बैच, फिर एचआर की बैच होती है बीएमएस में। तो बैचेस क्यों डिवाइड करते हैं? अभी जैसे मेरे कंपनी में 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, शैम्पूस और सोप एंड कंडीशनर एंड फेस मास्क। 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं मेरी कंपनी के, लैक्मे के। लैक्मे मेरी कंपनी है, ये चारों प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो अब क्या क्या आप मुझे बताएंगे बैचेस डिवाइड नहीं करने पड़ेंगे मुझे?
सारे प्रोडक्ट में Yes. एक ही साथ डंप करूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे प्रोडक्ट की पैकिंग एक जैसी होगी? नहीं। फिनिशिंग एक जैसी होगी? लेबलिंग एक जैसी होगी? प्राइस भी सबकी एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। तो मुझे ऐसी कंपनी जो होती है ना, जिनके पास एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, वो करते हैं बैच लेवल कॉस्ट। बैच लेवल कॉस्ट में क्या होता है, बैच बैच बनाए जाते हैं। एक एक तरीके का मटेरियल, उसकी इंस्पेक्शन, उसका हैंडलिंग, उसका लेबलिंग, ब्रांडिंग, कॉस्टिंग, उसका उसका वेयर हाउसिंग, उसका एवरीथिंग विल बी इन वन बैच। उसका प्रोडक्शन सेटअप, मशीन्स लगाना, लेबरर्स अपॉइंट करना, और फिर उनको सैलरीज देना, और उनको उनको शिफ्ट्स पे लगाना, अलग अलग शिफ्ट्स पे, कि 10 दिन के लिए आप इवनिंग शिफ्ट में आएंगे, 10 दिन के लिए आप मॉर्निंग शिफ्ट में आएंगे। प्रोडक्शन सेटअप बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो मैं एग्जाम्पल से ही आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो बैच लेवल कॉस्टिंग में ना बैचेस बनाए जाते हैं, बैचेस, बैच वाइज ये खर्चे किए जाते हैं। तो सब प्रोडक्ट पे सारे खर्चे सेम थोड़ी होते हैं, इसीलिए अलग अलग कॉस्ट निकालने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज को बैच वाइज डिवाइड किया जाता है। ठीक है तो एक्टिविटी ना, पर उसको बैचेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लेवल कॉस्टिंग। प्रोडक्ट लेवल कॉस्टिंग, अभी जरूरी नहीं है ना आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, बस बस आपके पास वो ही एक प्रोडक्ट है जो बन रहा है, उससे रिलेटेड। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है केक। अभी जो आपके पास केक बन रहा है, तो केक किस में बन रहा है? मोल्ड्स में। आपको पता है केक का मोल्ड आता है, वो छोटे छोटे मफिन्स जो बनते हैं उसके मोल्ड्स आते हैं। केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, या फिर मफिन्स, या फिर आप बोल दो वो छोटे कुकीज, वो जो जब बनाए जाते हैं ना, तो उनके स्पेशल मोल्ड्स होते हैं। मोल्ड्स मतलब कैसे समझाऊं? मोल्ड्स नहीं देखे आपने, जिसमें बेकर बेकर जिसमें ये बनाए जाते हैं, केक डाला जाता है, जिसमें पहले बैटर को डाला जाता है, देन वो बेक किया जाता है, माइक्रो ओवन में डाला जाता है, एंड देन वो उसमें से रेडी होता है, फिर निकाला जाता है। तो आपके पास आपका ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक और प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, मोल्ड्स के ऊपर। समझ में आया? फिर माइक्रो ओवन अलग, फिर आपका रेफ्रिजरेटर अलग, उसको केक को स्टोर करके रखने के लिए। तो प्रोडक्ट लेवल कॉस्टिंग, आपके पास टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप मेंटेन करते हो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक और प्रोडक्ट है मोल्ड, तो उसको भी तो मेंटेन करना पड़ता है ना। ठीक है। तो वो एग्जाम्पल दे रहा है कि प्रोडक्ट लेवल कॉस्टिंग में मतलब एक एक प्रोडक्ट को मुझे एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है, प्रोडक्ट वाइज आपको चेक करना है इसमें। कस्टमर लेवल कॉस्टिंग, अब बहुत बार है ना ऐसे होता है, बहुत बार ऐसा होता है, मुझे ना कस्टमर के घर तक जाकर विजिट करके उनको मिलके, उसके बाद ऑर्डर लेकर, और उसके बाद प्रोडक्ट बनाकर, उसके हिसाब से कस्टमर के डिज़ाइन, कस्टमर के नीड्स एंड डिज़ायर्स को सूट करे जो वो प्रोडक्ट, उसके हिसाब से मुझे वो इंग्रेडिएंट्स लेकर, सब सुनकर, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ, और बनाकर फिर मैं बेचती हूँ। तो जाकर मैं कस्टमर को मिल के आई, ऑर्डर लेकर आई, एंड देन उसके हिसाब से बनाया मैंने, जिसको बोलते हैं ना वो टेलर मेड। सुना है आपने टेलर मेड? टेलर मेड का मतलब होता है कस्टमर के हिसाब से बनाते, तो उसका खर्चा तो अपना अपना होगा ना। किसी कस्टमर को कौन सा कलर चाहिए, किसी कस्टमर को कोई क्वालिटी अलग चाहिए, किसी किसी कस्टमर को छोटा प्रोडक्ट चाहिए, तो किसी कस्टमर को साइज में प्रोडक्ट बड़ा चाहिए होता है। आपको मैंने शायद वो एग्जाम्पल भी दिया था वो स्ट्रोलर का, छोटे बच्चे होते हैं स्ट्रोलर में घूमते हैं। Yes, मैम, दिया था हाँ, आपने एग्जाम। तो वो स्ट्रोलर का एग्जाम्पल दिया था ना। 2 साल के बच्चे का स्ट्रोलर थोड़ा आपको छोटा लग रहा है, तो आप बड़ा बनवाएंगे, कलर भी आप अपने हिसाब से डलवाएंगे, क्वालिटी भी आपको चाहिए कि उसके ऊपर वो अम्ब्रेला टाइप होनी चाहिए, जैसे वो सन मेरा प्रोटेक्टेड हो, मेरी डॉटर प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, धूप से। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड। कस्टमर लेवल कॉस्ट मतलब कस्टमर टू कस्टमर ये प्रोडक्ट आपका कॉस्ट डिफर करेगा, तो दैट इज वाई कस्टमर लेवल कॉस्ट आप अलग से कैलकुलेट करते हो। फैसिलिटी लेवल कॉस्ट, फैसिलिटी, अब फैसिलिटी मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से खर्चे लगते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, सुपरविजन करने के लिए आपने एक मैनेजर रख दिया, तो सुपरवाइजर सुपरवाइजर रख दिया, तो उसको उसको पेमेंट देना। सो ये सब एक्स्ट्रा खर्चे।
जो करने पड़ते हैं, जो जो प्रोडक्ट के पीछे पीछे चलते हैं। अगर प्रोडक्ट बनाया तो ये खर्चा भी जरूर होगा, बिना पूछे होगा। जैसे पावर, पावर मतलब हॉर्स पावर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है, मशीन का हॉर्स पावर जो गैस लगती है मशीन की, सो दैट इज फैसिलिटी लेवल कॉस्टिंग। मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर टोटल खर्चा तो इलेक्ट्रिसिटी का 20,000 हुआ, 5,000 हुआ, 10,000 हुआ, लेकिन एक प्रोडक्ट पे कितना हुआ वो भी तो निकालना जरूरी है ना। तो वही तो हम इसमें सीखते हैं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना, उसका रेट डिसाइड करते हैं। जैसे ही मुझे पता चल गया इसका रेट 125 रुपए है, तो 125 पर प्रोडक्ट है, तो कितने प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं, 10,000 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो देन आई विल बी एबल टू क्रॉस मल्टीप्लाई नो। सो मुझे एक प्रोडक्ट का तो रेट पता होना चाहिए ना। सो ये हम वो ही कर रहे हैं, एबीसी एनालिसिस में हम रेट निकालते हैं। ठीक है, आया समझ में? रेट मीन्स पर प्रोडक्ट होता है हमेशा। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैम पर यूनिट मतलब ना? हाँ जी, हाँ जी। एक प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट के ऊपर, एक यूनिट मतलब वन प्रोडक्ट के ऊपर। आप जो भी बोलो आपकी मर्जी है, मतलब दोनों एक ही चीज है। एबीसी इज अ सिस्टम दैट फोकसेस ऑन एक्टिविटीज, ये हमने पहले भी सीखा। अच्छा, कौन सी एक्टिविटीज? एज फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो जो हमारी बेसिक्स कॉस्ट है ना, जो होनी है, फंडामेंटल है, जो होनी है, and uses the cost of these activities as building blocks for compiling the cost of a product and other object cost objects। तो हम ये क्यों निकालते हैं, ये अलग अलग एक्टिविटीज की कॉस्ट को क्यों निकालते हैं? सो दैट हमने हमने ये सारी एक्टिविटीज के खर्चों को कंबाइन करना है और निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने टोटल खर्चा कितना किया। अगर पता लग गया कि एक प्रोडक्ट के ऊपर टोटल खर्चा 200 रुपए का हुआ था, तब तो मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर मुझे कॉस्ट डिसाइड करनी है। इसकी यूटिलिटी दी हुई है, वो तो हर मतलब एवरी फील्ड में आप इसका यूज कर सकते हैं, एबीसी एनालिसिस का। सबसे ज़्यादा ये जॉब ऑर्डर के साथ यूज़ होता है, मतलब अलग अलग जॉब्स, जॉब्स मतलब एक्टिविटीज़। जब आपके पास एक प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है ना, तब ये एबीसी एनालिसिस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अभी उन्होंने वापस ये स्टेप्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता है स्टेप्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब हम तो वो सम के हिसाब से देख लेंगे। सबसे पहले तो एक्टिविटी डिसाइड करनी है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी एंड एक्टिविटी पूल्स, मतलब कितना खर्चा हुआ टोटल। वो मेरे ख्याल से कभी कभी तो दिया भी होता है डायरेक्ट कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा इतना, फिर सप्लीमेंट्री कॉस्ट इतना है, ऐसे दिया होता है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इतना है, कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट पूल्स, मतलब डायरेक्टली ट्रेस करना है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, और असाइन करना है कॉस्ट टू द एक्टिविटी। मतलब असाइन मतलब मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट किसकी वजह से हो रहा है, तो रॉ मटेरियल को स्टोर करने की वजह से हो रहा है, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है उसका, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल स्टोर करना है ना, इसीलिए मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। मटेरियल हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब उसको संभाल के रखना, उसको नुकसान नहीं होने देना, डैमेज नहीं होने देना। समझ में आ रहा है? उसको उसको अच्छे से रखना, मतलब हैंडल करना उसको। तो जितना मैंने ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदा, उतना ज़्यादा मेरा हैंडलिंग का खर्चा बढ़ेगा, वेयर हाउस का खर्चा बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? असाइन करना कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ड्राइवर निकालना कि किसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है मेरा। नुकसान नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, खर्चा। असाइन द कॉस्ट, अभी लास्ट स्टेप होता है असाइन करना। मतलब जो आपने कॉस्ट ड्राइवर निकाला ना कि किसकी वजह से खर्चा हो रहा है, उसका रेट निकालना। कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। रेट मतलब एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा, 125 रुपए का। मटेरियल हैंडलिंग का एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा, उसका रेट निकालना होता है। उसकी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी नीचे, अभी सम करेंगे ना तब बताऊंगी। और फिर उसके ऊपर अप्लाई टू द प्रोडक्ट, मतलब असाइन कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो जो जो जिसका जिसका कॉस्ट है ना, उसको उसको अप्लाई करो, असाइन करो, उसके ऊपर लगाओ, ऐसा होता है। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं। एनीवेज ये मुझे बहुत मतलब ऐसे लगता है स्टेप्स इसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है पढ़ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हमको समझ में आता जाता है। ठीक है, सो
here we will quickly begin with sum number 1. आपको कुछ चाहिए मैं जिसमें रिवीजन दूं? मतलब अभी जो हमने थियोरी पॉइंट्स की उसमें ये एनालिसिस समझ में आया? 5 कैटेगरीज में डिवाइड जो किया है, यूनिट लेवल कॉस्ट, बैच लेवल कॉस्ट, प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट, कस्टमर लेवल कॉस्ट एंड फैसिलिटी लेवल कॉस्ट. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. मैम बैच लेवल एक बार बताओ. बैच लेवल का मतलब होता है जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपने बैचेस में डिवाइड कर दिया. जैसे एक शैम्पू का प्रोडक्ट है, एक सोप प्रोडक्ट है, एक कंडीशनर का प्रोडक्ट है, एक फेस मास्क का प्रोडक्ट है. तो आपने अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग बैचेस में डिवाइड कर दिया. अब उनका इंस्पेक्शन अलग, सुपरविजन अलग, उनको उनका प्रोडक्शन सेटअप, हर एक की मशीन अलग, उनका प्रोसेस बनाने का अलग है, उनका हैंडलिंग सिस्टम अलग. किसी को फ्रिज में स्टोर करना है तो किसी को फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो उनका हैंडलिंग का खर्चा भी तो अलग अलग हुआ ना. तो बैच लेवल कॉस्ट मतलब अलग अलग कॉस्ट आपकी आएगी, अलग अलग खर्चा आएगा आपका, जबकि कंपनी एक ही पर खर्चा सारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग. ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप बैच वाइज डिवाइड करते हो. बैचेस जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर के स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं ना, बैचेस बने होते हैं ना. अभी हमारा हमारा ये बैच बना हुआ है फाइनेंस का, 65 स्टूडेंट्स, 75 स्टूडेंट्स. आप इसमें ये बैच में मार्केटिंग का बच्चा बैठ ही नहीं सकता, समझेगा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, बच्चों को भी गड़बड़, मैम को भी गड़बड़. तो ऐसे ही होता है फैक्ट्री में भी. अगर मैं एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको मिक्स कर दूं, बैच में मिक्स कर दूं, तो चलेगा क्या? नहीं. उनको हैंडल करने में दिक्कत होगी ना, स्टोर करने में दिक्कत होगी. ठीक है, उनकी पैकिंग करने में डिफिकल्ट होगी. एक प्रोडक्ट की पैकिंग अलग हो सकती है दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में. सो बैच लेवल मतलब आपने प्रोडक्ट को बैचेस वाइज डिवाइड कर दिया. इज इट क्लियर? सो 5 कैटेगरीज थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की. ठीक है, आया समझ में सबको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. तो अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. सो आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पर इजी है, मतलब कुछ है नहीं, आपको दिखने में लंबा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ है नहीं. इट्स वेरी वेरी इजी है. जब आप सॉल्यूशन भी करोगे ना आप बोलोगे इतना इजी है ये तो. ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो एक्सटर्नल एग्जाम के हिसाब से तो वे इम्पॉर्टेंट ही नहीं है. ये इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं ना छोटे मोटे, ये चैप्टर उसके लिए है एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है. इतना इजी है ये तो. सो लेट अस सी. नूडल्स लिमिटेड, अब ये कंपनी है, नूडल्स लिमिटेड नाम है कंपनी का. प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 4 प्रोडक्ट्स. अभी देखो एक ही कंपनी में 4 प्रोडक्ट बनते हैं. अभी जरूरी थोड़ी है वो जो नूडल्स बनाने वाली कंपनी है वो मैगी नहीं बना सकती है, ऐसा जरूरी है कि वो मैगी नहीं बनाती होगी? वो नूडल्स भी बना सकती है, वो मैगी भी बना सकती है, वो आटा मैगी भी बना सकती है. हाँ Yes. या नहीं? Yes, ma'am. तो Yes, ऐसे ma'am. करके, हाँ, तो ऐसे करके नूडल्स लिमिटेड ने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस मतलब मैन्युफैक्चर किए और बेचे. सेल्स मतलब बेचे. कितने प्रोडक्ट्स? 4 प्रोडक्ट्स. PQRS ये प्रोडक्ट के नाम है. हाँ, समझो आटा मैगी, एंड देन दे हैव नूडल्स, दे हैव प्लेन मैगी, दे हैव वेजिटेबल मैगी. ओके, ऐसा करके उन्होंने 4 प्रोडक्ट्स बनाकर रखे हुए हैं. These products are similar. Similar है मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. Maggi is similar to noodles. Atta Maggi is also similar to plain Maggi. Okay, and literally produced in the production run of 10 units. बड़े ध्यान से सुनना. And literally produced in the production run of 10 units. मतलब प्रोडक्शन रन का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ आ रहा है. कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा प्रोडक्शन रन ऑफ 10 यूनिट्स का मतलब क्या होता है? ये बड़े Work in काम की चीज progress. है. नहीं 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 नहीं, आप गलत ट्रैक में चले गए बच्चा. हम ये प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. कैसे? 10-10 यूनिट को एक एक रन में. देखो मेरी बात सुनो, मैं एग्जांपल देती हूँ. चलो कोई बात नहीं. समझो मेरे पास है ना मशीन है, उस मशीन पे ना नूडल्स बन रहे हैं. ठीक है, सुन रहे हैं सारे? आर मैम यू लॉट को फॉलोइंग तो मी?
Yes. Yes, ma'am. यस ma'am. ओके ओके। अब समझो एक मशीन है, उसपे नूडल्स बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब वो मैंने क्या किया, 10 यूनिट्स मतलब 10 पैकेट्स पकड़, अब नूडल्स है तो पैकेट्स बोलूंगी ना मैं, अब यूनिट्स को मैं पैकेट्स बोलना पड़ेगा मुझे आपको समझाने के लिए। Yes. एक अब नूडल बोला तो एक नूडल थोड़ी ना बोलूंगी, 10 यूनिट्स मतलब 10 पैकेट्स। तो एक पैकेट को मैंने 10 पैकेट्स को मैंने एक रन में बनाया, एक रन में, एक रन एक मतलब बार। मशीन चालू किया, आधे घंटे तक मशीन चालू रहेगी, इतना मुझे पता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी फिर आधे घंटे के बाद। इस आधे घंटे मैम में एक कितने, लॉट में हाँ करेक्ट करेक्ट, एक अब लॉट आपने में 10 यूनिट्स निकलेगा। वेरी गुड, अब आपने सही पकड़ा, just the way you got the point is the correct one। एक लॉट में एक बार मशीन चल पड़ी और कितने यूनिट्स बनेंगे, 10 यूनिट्स, मतलब वन प्रोडक्शन रन में 10 यूनिट्स बन रहे हैं। आप समझ में आया? यस मैम। वेरी Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं समझेगा ना, जो मैं आगे फॉर्मूला समझाऊंगी ना, वो भी नहीं समझेगा। तो आपको लॉजिक से क्लियर करनी है फॉर्मूलाज को, इधर फॉर्मूलाज हम रटते नहीं लगा सकते। अच्छा हम लोग है ना 5 मिनट्स की ब्रेक लेकर फिर शुरू करेंगे, लेस देन 1 मिनट इज पेंडिंग, ठीक है। अभी है ना वो मीटिंग Okay. खुद ही क्लोज हो जाएगी, हम लोग जस्ट 5 मिनट्स की ब्रेक लेंगे और 1:40 को शुरू करेंगे। ओके।